स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर। अभी तक हमने मैथ्स में भी काफी कुछ कर लिया है, साइंस में भी काफी कुछ कर लिया है। अभी थोड़ा बात करते हैं एसएसटी के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर। आज हम जो चैप्टर आपके सामने लेके आए वो है इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत इजी, बहुत नॉलेजेबल और काफी अच्छा चैप्टर ये माना जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा भारत देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग है हमारे पास। तो सर इस इकोनॉमी में इतने धंधे होते हैं, इतने बिजनेसेस होते हैं, इतनी चीजें होती है। वही चीज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। हम हर चीज को मोटा मोटा लेवल पर 3 सेक्टर्स में बांटते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं बचपन में। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब सर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर शक्कर है तो इट्स अ फाइनल गुड, बन के तैयार है। शक्कर बनती है गन्ने से, तो गन्ना यानी उसको उगाया गया होगा, तो उगाने वाली चीज पहली आ जाती है, जिसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे हमारे घर में ब्रेड वगैरह आती है तो गेहूं या मैदे से बनती है, और वो भी अगेन पहले उसको उगाया जाता है, वीट को। तो सर ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रही है। तो प्राइमरी सेक्टर मेनली वो सेक्टर होता है जो खेतीबाड़ी से, नेचुरल रिसोर्सेज से लिंक करता है। देखो, देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। किससे? प्राकृतिक रिसोर्सेज से लिया जाता है। जैसे डेयरी होता है, एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, फिशिंग होता है। ये सारी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के अंतर्गत आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी बोल लो या एग्रीकल्चर। अब वो गन्ना एक फैक्ट्री वाले को बेचा जाएगा, वो फैक्ट्री वाला उससे शक्कर बनाएगा, तमाम प्रोसेस करेगा, उसको पैकेट करेगा, प्राइस लगाएगा, तमाम केमिकल्स डालेगा, तमाम चीजें करेगा। तो सर वो जो गन्ना था, अब उससे एक फिनिश्ड गुड बन रहा है, कंप्लीट गुड बन रहा है। वो कंप्लीट गुड बनाने की जिम्मेदारी होती है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग या फैक्टरियल सेक्टर की। तो सर देखिए, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को किया जाता है चेंज मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, फैक्ट्रीज के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है, विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो प्राइमरी में आपने उगाया, खेतीबाड़ी करी, फिर वो सेकेंडरी वाले तक गया, सेकेंडरी ने फिर उसको पूरा कंप्लीट बना के खत्म कर दिया, और फिर इसको बेचना भी तो है ना? हमारे तक कहाँ आया ये? तो सर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, फिर जो इसको बेचेगा वो होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर जब तक पहुंचेगा, सर ये सारी एक्टिविटीज जिसमें सर्विसेज इंक्लूड है, उसको बोला जाता है टर्शियरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोला जाता है? टर्शियरी सेक्टर, जिसमें मेनली बात आती है सर्विसेज की। उन दोनों में कुछ ना कुछ बन रहा था, बट इसके अंदर कुछ बनता नहीं है, इसके अंदर सर्विसेज दी जाती है। जैसे कौन सी सर्विसेज सर? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, और भी बहुत सारी, ट्रेडिंग, टीचिंग। हम भी एक सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब सर्विसेज देते हैं। इनका काम क्या होता है? सब सर्विसेज देना। और ये कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का डेवलपमेंट करता है, क्योंकि इसके बिना आप ऑब्वियस सी बात समझ सकते हो कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे तक प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे कैसे। इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है? सर्विस सेक्टर। तो अगर आपने एक चीज गौर करी हो, तीनों सेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं। प्राइमरी जो गुड बनाएगा वो सेकेंडरी के पास जाएगा, सेकेंडरी जो गुड बनाएगा वो टर्शियरी के पास जाएगा। ये इंटर रिलेटेडनेस तीनों सेक्टर्स के अंदर आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। क्लियर है सर? ये तीनों सेक्टर बहुत बेसिक से सेक्टर्स होते हैं। अच्छा सर, अब बात आती है इन तीनों सेक्टर्स को अगर हमको कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया भारत की इकोनॉमी के अंदर, तो हम एक चीज निकालते हैं जिसको बोला जाता है जीडीपी। क्या बोला जाता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी हमारे देश में, डोमेस्टिक का मतलब ये होता है हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ,
वो हम कैलकुलेट करेंगे और उससे हमारे देश की जीडीपी आ जाती है। अभी हाल फिलहाल में जितना मेरी नॉलेज में है वो 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हमारी इंडियन जीडीपी अभी चल रही है, विच इज द 5th लार्जेस्ट ऑफ कोर्स। तो ये होती है जीडीपी, जिसमें हम क्या लेते हैं सर, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे जो फाइनल वैल्यू है उसको लिया जाता है, कभी भी बीच की वैल्यू को नहीं लिया जाता है। जैसे गन्ने की जो चीज है वो गन्ने की प्राइस को नहीं लिया जाएगा, या जो सेकेंडरी के पास शक्कर पहुंची उसकी प्राइस नहीं लिया जाएगी, जो कस्टमर तक फाइनल में पहुंचे। जैसे 30 रुपए किलो मान लो शक्कर आती है तो 30 रुपए होगी, ना कि 10 रुपए का गन्ना लिया जाएगा। ठीक है, देखो तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी, फाइनल, जो बन के तैयार हो चुकी है इन ईच सेक्टर, और इसी को क्या बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो याद करिए हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और ये बताता है कि कितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना आपको फाइनल गुड्स, जिसको मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन वे में दिखाने की कोशिश करी है। देखो ये कैसे, एक फार्मर है, उसने 20 रुपए किलो लेट से वीट बेचा एक फ्लोर मिल को, ठीक है, फिर उसने 25 रुपए किलो एक बिस्किट बनाया, फिर इसमें सारी चीजें डाली, ये वो प्रॉफिट वगैरह, और फाइनली 80 रुपए बेचा गया। तो हम कौन सी लेंगे सर, 80 रुपए वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि फाइनल वैल्यू है। देखो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो बीच में है, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। अब सर ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमको कहाँ मिलेगा, तो आप बाय कर सकते हैं हमारी सोशल की एक बुक, जिस सोशल की बुक में ना सिर्फ इकोनॉमिक्स बट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब के डिटेल्ड चैप्टर्स हैं, नॉट अ नोट्स, पूरी बुक है जिसके अंदर 18-19 चैप्टर हिस्ट्री, सिविक्स, इको, ज्योग्राफी के लिंक है, अलॉन्ग विथ वेरियस न्यूज हेडलाइंस जो टॉपिक को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, अदर फैक्चुअल नॉलेज जो हमको मिलनी चाहिए एक सोशल की बुक से। साथ ही साथ पीछे आपको मिलती है मैप, जिसमें सारे मैप लगे हुए हैं हमारे पूरे क्लास 10th के। साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा एक ऐसा क्यूआर, जहां पर जब आप जाएंगे तो हर चैप्टर के 20 से 25 एमसीक्यू मिलेंगे। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पीवाईक्यूज के लेवल पर आ चुके हैं। यानी दिस बुक कंटेन्स ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू नो। सारी ये चीजें भी, मेरे नोट्स भी इससे ही बनते हैं। तो अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर है, वहां जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी एंड दे विल प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सर तीनों सेक्टर्स में से किस सेक्टर का अभी बोलबाला ज्यादा चल रहा है, तो आप सबने गेस मार ही लिया होगा। अभी जिस सेक्टर का सबसे ज्यादा बोलबाला चल रहा है वो है टर्शियरी सेक्टर। किस सेक्टर का बोलबाला चल रहा है दोस्तों, टर्शियरी सेक्टर का। सर्विस सेक्टर है, आज पूरी दुनिया ही सर्विसेज में चलती है, फोन पर चलती है। आज कोई खेती बाड़ी की बातें नहीं करता, फैक्ट्रीज की बातें नहीं करता, बात होती है तो आज होती है सर्विसेज की, कि क्या सर्विस, फोन में ये सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, जोमेटो की सर्विस, ये सर्विस, फलाना सर्विस, ढंग का सर्विस, ये सारी चीजें। देखो जैसे 1977 में देखोगे तो बहुत इक्वल तीनों में चलता था, बट 2017-18 में देखोगे तो टर्शरी का बहुत बड़ा ग्राफ हो चुका है, प्राइमरी का कम हो गया, सेकेंडरी का मॉडरेट चल रहा है। तो टर्शरी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है इन द टोटल प्रोडक्शन। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम हो रहा है हमारे देश में। जैसे जब आजाद हुए ही थे तो 75% जनता खेती करती थी, बट आज ये नंबर गिर के 48-49% हो चुका है। ठीक है, अब सर सवाल आता है कि टर्शरी सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत कारण है इसके। एक तो गवर्नमेंट भी इन सेक्टर में बहुत खर्चा कर रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब में गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये पता है कि भाई ये सेक्टर आने वाले समय में बहुत पैसा देगा, बहुत करोड़ों देगा। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो बहुत सारी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ये सब किसके अंदर आते हैं सर, सर ही बेसिक सर्विसेज, सारी टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज है। तो देखो अब गवर्नमेंट इन पे खर्चा कर रही है।
अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो सर्विसेज भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में खर्चा करेगी, फैक्ट्रीज में खर्चा करेगी, तो सर्विसेज, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर है जो गुड्स को हम तक पहुंचा रहा है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, मान लो अब 1 लाख रुपए कमाते थे, अब आप 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप खर्चा करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छी हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लोगे। ये सारी सर्विसेज अगेन किसके अंदर आती है दोस्त? टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। तो देखो, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, ये सब किसके अंदर आने वाला है सर? टर्शरी सेक्टर के अंदर। इसलिए भी टर्शरी सेक्टर बहुत बढ़ रहा है। और कुछ नई सर्विसेज भी आई है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। ये तो अभी हाल फिलहाल हम देख ही रहे कि भाई 8-9 मिनट के अंदर ग्रोसरी हो जाती है, जोमेटो आ जाता है घर पर, फिर आजकल ई मनी हो गया है, यूपीआई हो गया है। मतलब आज शायद चंद कुछ चीजें बाकी होगी जो ऑनलाइन नहीं हुई है। यू कैन टेक ऑल थिंग्स ऑनलाइन। दिस इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन। आज आप एक एआई से हर चीज पूछ पाते हो। आज आप 5 मिनट के अंदर और उससे भी कम समय के अंदर एक पीपीटी बना लेते हो, एक कोड लिखते हो, एक ग्राफिक बना लेते हो। तो व्हाट इज दिस? दे आर ऑल द सर्विसेज विच आर बीइंग टेकन इन द टर्शरी सेक्टर। ठीक है सर? तो काफी सारी चीजें टर्शरी सेक्टर ग्रोथ करवा रहा है। अब सर एक चीज जो हमको मद्देनजर रखनी है, जीडीपी में तो आपको पता है टर्शरी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 57, प्राइमरी का 18 ही है और सेकेंडरी का 25 है। सर एम्प्लॉयमेंट किसमें ज्यादा है, मतलब लोग कहाँ ज्यादा लगे हुए हैं? तो ये उल्टा है सर। हमारे देश में खेती बाड़ी में आज भी जनसंख्या ज्यादा है। प्राइमरी में देखोगे तो 47% जनता आज खेती बाड़ी करती है, 25% जनता सेकेंडरी में है, 28% जनता टर्शरी में। सर ये लॉजिक समझ नहीं आया। कायदा तो ये कहता है ना कि जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। कॉमन सेंस कि भाई अगर प्राइमरी में 47% लोग काम कर रहे हैं, 47% लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होना चाहिए। बट नहीं, प्राइमरी में 47% लोग काम कर रहे हैं बट कंट्रीब्यूशन मात्र 18%। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कारण है, बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं देन रिक्वायर्ड। जितने लोग चाहिए नहीं ना, उतने से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। याद है आप इसको 9th में एक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां जितने लोगों की नीड नहीं है उससे ज्यादा उसके अंदर लगे हुए हैं। मान लो एक खेत है जिस पर 5 लोगों की नीड है बट आपने लगा 8 लोग रखे, तो खेती तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खेती तब बढ़ती है जब जमीन बढ़ती है। आपने तो लोग बढ़ा दिए, हाँ काम बढ़ जाएगा, शायद काम फास्ट भी हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है आपकी खेती थोड़ी ना बढ़ेगी। तो सर 5 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं जितने 8 लोग कर रहे हैं, यानी कहना है वो जो 3 लोग है वो हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सर इन 3 लोगों को बोला जाता है डिस्गाइज्ड, यार सर मोर देन रिक्वायर्ड। और हमारे इंडिया में यही होता है। जैसे कोई मेन फैमिली मेंबर है जो खेती बाड़ी कर रहा है, तो होता क्या है, उसके ही फैमिली वाले भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसी के सारे जो घर वाले होते हैं उसको बोलते हैं कि यार चलो हम भी हाथ बटा लेंगे। बट ऑब्वियसली बात है फिर उनको लगता है कि हमारे लिए सिर्फ खेती बनी है ना, वो एक्सप्लोर नहीं करते कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर भी है। वो दिक्कत हो जाती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट का एक और नाम होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं आपको एक खेत पे ले जाऊं, आपको बोलूं बताओ कितने एक्स्ट्रा है, तो आप पहचान नहीं पाओगे कितने एक्स्ट्रा है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्त? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर हमारे लिए इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि अब अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बेरोजगारी तो है, तो बेरोजगारी यानी जिसको काम ही नहीं मिल रहा है, जॉब्स ही नहीं है, तो क्या किया जाए, कैसे जॉब्स बढ़ाई जाए? गवर्नमेंट ऐसी क्या क्या चीजें कर सकती है जिससे जॉब मार्केट इंक्रीज हो सकता है? अच्छा, मैं तो ये चाहता हूं कि हाँ, आप अगर एक स्टूडेंट हैं और जॉब की तरफ ना जाते हुए जॉब प्रोवाइडर बनिए, नॉट जॉब सीकर बनिए, राइट? आप खुद का स्टार्टअप लॉन्च करिए, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप लाइए। उससे क्या होगा, आप 10 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो थिंक बिग, थिंक बिग। बात वो है, छोटा मत सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचेंगे तो आपको
एंटरप्रेन्योर बनिए, जॉब सीकर बनना बेकार है, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे तो 10 लोगों का भला करके जाएंगे। आइए हम देखेंगे कैसे जॉब बढ़ती है और बनती है। बहुत सिंपल से कुछ चीजें होती है, फार्मिंग बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करो, टूरिज्म में खर्चा करो, एजुकेशन में खर्चा करो, ये सारी चीजें। देखो पहले तो फार्मर्स जो है उनको डाइवर्स एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सर? ताकि और खेती बढ़े। फार्मर्स को ऐसे सीड्स प्रोवाइड करें, ऐसे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें, ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जिससे खेती इंक्रीज हो। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? लोन प्रोवाइड कर सकती है सस्ते रेट में, ताकि उनको भी आराम से खेती करने के लिए, कोई भी XYZ काम करने के लिए किया जा सके। फिर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे रोड्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इनसे दो फायदे होंगे। एक तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दूसरा मजदूरों को जॉब मिलेगी, बढ़िया फायदा। गांव वगैरह में करेंगे तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो भी रूरल एरियाज में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वहां पर लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई आइए आप भी यहाँ पर जॉब करिए। फिर एजुकेशन के लिए प्रोविजंस लाइए, हेल्थ के लिए लाइए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर एक कमीशन है, प्लानिंग कमीशन, अब इसको नीति आयोग बोलते हैं। 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। इसके हेड प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इन्होंने बोला था कि लगभग लगभग 20 लाख जॉब्स आप एजुकेशन सेक्टर में डाल सकते हो, और धीरे धीरे इस पे वर्किंग चल रही है कि कैसे एजुकेशन सेक्टर को और बढ़ाया जा सके। लगभग लगभग यही प्लानिंग कमीशन ने बोला था 35 लाख जॉब्स आप उसमें डाल सकते हो, टूरिज्म सेक्टर में डाल सकते हो। और कोविड के बाद ऑब्वियसली बात है तो टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ था, बट 35 लाख जॉब्स आप टूरिज्म सेक्टर में डाल सकते हो। ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं हम सारी जॉब्स को कंप्लीट कर सकते हैं, सारी जॉब्स को लेके आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं सब लॉन्ग टर्म है, 5-6 साल 10 साल लग जाएंगे, और हमारी गवर्नमेंट साला ससुरा रही थी 5 साल है। तो गवर्नमेंट इस पे थोड़ा कम फोकस करते हुए स्कीम्स पे फोकस करती है। जैसे आपने सुनी होगी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, या आपने वो सुनी होगी बेटी बचाओ बोल रहा हूँ, लाडली बहन योजना, लाडली भाई योजना। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करते हैं, छोटे समय के लिए होती है, छोटे अंतराल के लिए होती है, फायदा बहुत देती है। उन्हीं में से एक एक्ट है जिसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, गांधी जी के नाम पे इनको रखा गया है। 625 डिस्ट्रिक्ट्स से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये जॉब प्रोवाइड करता है, और कम से कम मिनिमम गारंटी देते हैं ये लोग। नेशनल एक्ट है, ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। 100 दिन का ये जॉब प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 3 महीने लगभग। और ये जब तक जॉब ढूंढ रहे हैं आपके लिए, तब तक ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जैसे कुछ राशन पानी हो गया वो भी आपको देते रहते हैं, गारंटी देते हैं सर। बाकी देखो 100 देश तो गारंटी दे रहे हैं, और अगर ये फेल हो जाते हैं तो ये फिर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। तो ये होती है मनरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी बार इस पे क्वेश्चन आया, 100 दिन याद रखना। फिर सर और 2 सेक्टर्स आते हैं, जिन 2 सेक्टर्स का नाम है ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। बहुत इजी है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स से चलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह से नहीं चलते हैं। जैसे एक चाय की टपरी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, सर्टेन कंपनीज जो प्राइवेटाइज्ड है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऑर्गेनाइज जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है, वो सब ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो देखिए यहाँ पर वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी भी होती है, रेगुलर इनकम होती है, रूल्स फॉलो होते हैं, ऑब्वियसली बात है क्योंकि गवर्नमेंट की चीजें हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह, क्या आप रिटायर हो गए तो पेंशन भी देंगे। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, जैसे गवर्नमेंट बैंक में नहीं होता भाई सुबह 9 से 5 बजे तक, फिर 5 के बाद नहीं करेंगे, लंच टाइम तो लंच टाइम। वर्किंग कंडीशन फेवरेबल होती है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सारे। और यहाँ सब उल्टा, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कब चाय की टपरी वाला तुम्हें निकाल दे नहीं पता। डेली वेजेस मिलती है, जैसे कोई लेबरर होता है, मजदूर होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, कोई बेनिफिट नहीं है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं है, वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, टी स्टॉल, डेली वर्कर,
ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज के अंदर आती है। इवन कॉबलर वगैरह ये सारे जितने लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज में आते हैं। आज ऑर्गेनाइज में लोग इसलिए भी ज्यादा जाते हैं क्योंकि पेंशन का है। चाहे कितने ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, लोग जाते ही इसलिए हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट की एसएससी, ये क्या बोलते हैं, आईएएस, आईपीएस, तमाम रेलवे के एग्जाम वगैरह वगैरह, इसलिए तो इतनी भीड़ रहती है। अब सर कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें? रूल्स बनाइए अच्छे। जितने अच्छे रूल्स होंगे उतने अच्छे रूल से कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे रूरल एरियाज के अंदर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो इनके लिए आप थोड़े लोन प्रोवाइड करिए, चीजें सस्ती करिए, वो सारी चीजें। अर्बन एरियाज के अंदर जैसे कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर तो मजदूर डेली दिहाड़ी करते हैं बेसिकली, इनके लिए आप अच्छी खासी वर्किंग लॉज बनाइए। जैसे आज भी पता है क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जैसे कोई बंदा काम कर रहा है तो होता क्या है, उसको इतना बोल दिया जाता है कि तुमको सुबह हमने बुलाया, तुमको हम 100 रुपए देंगे, शाम आते आते उसको बोलते हैं 80 देंगे। अब कोई रूल नहीं है तो वो बेचारा मजदूर भी कुछ नहीं कर पाता, 20 रुपए का उसका नुकसान है। आपको लग रहा होगा सिर्फ 20 रुपए क्या बड़ी बात है, भाई वो मजदूर के लिए बहुत बड़ी बात है। कोविड में यही लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि डेली कमाते थे, डेली खाते थे। सबसे बड़ी बात वो होती है, ज्यादा सेविंग्स नहीं होती, बहुत कम सेविंग्स रहती है इनके पास। ये मेन कारण था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की जो आपको एमसीक्यू अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है हसलर्स नाम का, हसलर्स 10th ये नाम से है। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरू शुरू में ही लिंक मिल जाएगी। हसलर्स ग्रुप पर आपको एमसीक्यू की एक गूगल फॉर्म मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पर जाइए, ग्रुप को ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में डीपीपी, पीवाईक्यू, शीट्स वगैरह वगैरह, वर्कशीट्स, बहुत कुछ उसमें हम डाल रहे हैं। तो आप वहां जाइएंगे तो आपको सारी ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अब सर आखिरी 2 सेक्टर आते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, इनको ओन कौन करता है? 2 आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल ओन करते हैं। जैसे रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये पब्लिक सेक्टर्स है। प्राइवेट रिलायंस, टाटा, ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। देखिए, तो ये सर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और ये कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल। इनका काम होता है वेलफेयर, जनता की भलाई, इसलिए तो ट्रेन की टिकट सस्ती है। इनका काम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जितना ज्यादा मुनाफा हो उतना अच्छा, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी चीजें ये कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करते हैं जनरली। जैसे रिलायंस वगैरह है, टाटा है, या मारुति सुजुकी है, तमाम ये सारी चीजें, टिस्को, रिलायंस, इन सबके एग्जाम्पल है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आता है, क्या प्राइवेट वाले ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? तो आंसर है हाँ भी और ना भी। प्रोवाइड कर तो सकते हैं। क्या अंबानी जी ट्रेन नहीं लॉन्च कर सकते? तो आंसर है कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पैसा खूब है, दिक्कत है वेलफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि है तो प्राइवेट ना भाई, प्रॉफिट तो कमाना है। वरना ऐसे ही तो ना, तुमको जब जियो सिम फ्री में दी गई थी 2016 के अंदर, उसके बाद तो तुमसे चार्ज किया ही गया था ना। पहले लॉलीपॉप दी कि 1.5 साल तुम ले लो, बट 1.5 साल के बाद तो पैसा चार्ज किया ही ना। तो प्राइवेट प्रॉफिट की तरफ जाता है, इस वजह से प्राइवेट पब्लिक की सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो दिस इज योर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करिए अपने दोस्तों से, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको बुक बाय करनी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।